नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो मोनेटाइजेशन यानी कि मौद्रीकरण, जो कि निजीकरण का एक और नाम है, और सरकार ये कहती है कि पूर्णतः निजीकरण इसको ना बोला जाए, क्योंकि आप इसको अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो ये वो हो गया कि हम किसी चीज़ को कुछ साल के लिए लीज पर एक कंपनी को दे रहे हैं। तो ये है मौद्रीकरण, कि उसके एवज में सरकार को पैसा मिलेगा और वो पैसा सरकार जन कल्याण नीतियों में इस्तेमाल करेगी। तो ये दिखने और सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है। निजीकरण सरकार कहती है कि क्या पहले की सरकारों ने नहीं किया जो अभी इतना हो हल्ला मच रहा है? कांग्रेस पार्टी कह रही है बेच देने की नीति बनाई हुई है। ये बात सच है कि प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि प्राइवेटाइजेशन हम उन चीज़ों का करते थे जो कि सरकार पर वाकई बहुत बड़ा बोझ बन गए थे, उन चीज़ों पर नहीं जो कि एकदम लोकहित में एक वेलफेयर स्टेट को जो चलाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम उठा करके दे दें। इस बार उनका ये कहना है कि हमारे प्राइवेटाइजेशन में और इनमें फ़र्क यही है कि ये सब कुछ उठा करके निजी हाथों में दे रहे हैं, जिससे बड़ा नुकसान होगा। अब देखिए, ये तो राजनीति की बात हो गई। तुम्हारे समय में क्या हुआ, मेरे समय में क्या हुआ, ये सारी बातें होती हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और दो ऐसे रोचक राइटअप हैं जो सामने आए हैं। एक राइटअप आया है हमारे पास बिजनेस स्टैंडर्ड में, और एक राइटअप है जो कि ब्लूमबर्ग में आया है। ये दो हम लेकर के आए आपके पास, जिसमें वो क्या क्या बताते हैं, और ये बड़ी रोचक बात है। एक है जो तुलना करता है कि विदेशों में जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनरशिप सरकार कर रही है। कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनरशिप है, देखिए जैसे सड़कों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लोग सड़क बनाते हैं, उसके बाद फिर NHAI जो है वो टोल कलेक्ट करती है, सड़क के निर्माण में जितना पैसा लगा उसकी वसूली की जाती है। वही चीज़ जो है वो इस बार भी करने की बात हो रही है। लेकिन इस बार में और उस बार में अलग क्या है, क्योंकि इस बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले कभी सोची भी नहीं गई कि उनका मौद्रीकरण किया जाए, वो सब हो रहा है। जैसे कि रेल, जैसे कि एरोप्लेन, जैसे कि पोर्ट्स, जैसे कि स्टेडियम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो लिस्ट बहुत लंबी है, एक लंबी फहरिस्त है। अब इस राइटअप के हिसाब से, ब्लूमबर्ग का जो राइटअप है उसमें ये लिखा हुआ है, विदाउट ब्यूरोक्रेटिक कैपेबिलिटी एंड रेगुलेटरी एक्यूमेन the Indian program could become a transfer of taxpayer funded assets to a handful of business groups। इसका मतलब आप समझिए क्या है कि अगर जो बाबुओं का जो कंट्रोल रहता है, जिसको हम बाबूडम कहते हैं, कि मतलब बाबू कितना नियंत्रित किए हुए हैं, वो बाबू का कंट्रोल हट जाए, या रेगुलेशन जो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो अगर हट जाएं, तो ऐसे में होगा ये कि जो लोगों की संपत्ति है, ये संपत्ति किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो किसी को किराए पर दे रही है। ये लोगों की संपत्ति है, लोक संपत्ति है, जो कि किराए पर निजी हाथों में दिया जा रहा है। ये जब किया जाएगा तो वो कुछ लोगों के हाथ में जाएगा, क्योंकि हर किसी के बस की तो है नहीं इस तरीके की चीज़ों को लेने का, तो वो कुछ हाथों में चला जाएगा, ये राइटअप कहता है। उन्होंने फिर उदाहरण दिया कि आप देख लीजिए कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एयरपोर्ट्स एंड सीपोर्ट्स आर द स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ बिलियनियर गौतम अदानी ग्रुप, ये आर्टिकल कहता है, विच ऑल्सो वॉन्ट्स टू अक्वायर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अ स्टेट ओन्ड लॉजिस्टिक्स फर्म। तो वो जो लोगों की संपत्ति है वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसमें बिजनेस करना चाहते हैं। हालांकि सरकार बार बार ये कहती है कि ये उनका हो नहीं जाएगा, कुछ सालों के लिए लीज पर उनको दिया जाएगा, जैसे 10 साल 20 साल या जितने के सभी। फिर उन्होंने बताया, ये आर्टिकल कहता है, वायरलेस कैरेज बिजनेस जो है, यानी कि फ़ोन वगैरह, वो पहले कई मतलब दर्जन भर प्लेयर थे इसमें, छोटे छोटे प्लेयर थे। आज की डेट में डुओपोली बन के रह गया है। उसमें अपना BSNL भी बेचारा कहीं नहीं है, ले दे के एयरटेल है और जियो है, तो यही दोनों बचे हैं। तो इस आर्टिकल का कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ये देंगे, होगा क्या कि वो लोगों के पैसे से बनी हुई, टैक्स पेयर के पैसे से बनी हुई चीज़ वो मुख्य रूप से 2 या 3 बड़े बिजनेस घरानों की संपत्ति बनकर रह जाएगी। तो ये एक बात है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का जो तजुर्बा है उसके बारे में बात करता है कि ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस क्या है।
तो वो कहता है ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड है उसने ये लिखा कि 2018 में 51% स्टेक जो है वो बिका वेस्ट कॉनेक्स में, जो कि एक मोटरवे है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बड़ा, सिडनी में। और उसमें ये लिखा है सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में कि दिस लिमिट्स द नेटवर्क्स एक्सपोजर टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड बजट एस्टिमेट्स हियरिंग्स, यानी कि आपको जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि उसमें हो क्या रहा है अंदर, क्योंकि वो 51% स्टेक जो है वो बेच दिया गया। अब यहाँ पर एक आप भेद समझ लें कि अभी हमारे यहाँ 51% स्टेक नहीं दिया गया है। जो बात हो रही है वो कंट्रोल अभी भी सरकार के पास ही रहेगा, कुछ स्टेक दिया जाएगा, कुछ समय के लिए दिया जाएगा, वो उनकी संपत्ति तुरंत नहीं हो जाएगी, ये सरकार अपनी बात बोल रही है। लेकिन ये आर्टिकल ये बता रहा है कि अगर आगे चल के सरकार ऐसा सोचती है तो क्या स्थिति हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि एक बार जैसे ही 51% स्टेक हुआ तो लाख जो वहाँ के जो ऑडिटर जनरल वगैरह हैं वो स्क्रूटनी करना चाहते थे, अब वो इन्फॉर्मेशन ही ना दें। जब इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का तजुर्बा है। एविएशन का हवाला देती है ये राइटअप, जिसमें वो कहते हैं कि आप देख लीजिए कि पिछले 1.5 साल से जब से कोविड हो रहा है तब से सरकार जो है वो फ्लोर और सीलिंग फ्लाइट पर ही तय कर रही है कि इतना करो, इतना नहीं करो, ये करो, वो करो। और इससे क्या हो रहा है कि पैसेंजर बहुत ज़्यादा उसमें आ नहीं पा रहे हैं, पैसेंजर्स उस तरीके से उसमें अपना जितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर नहीं रहे हैं। और इसमें बहुत सारे जो इनएफिशिएंट एयरलाइंस हैं उनको बचाने का, जो ठीक से काम नहीं करती हैं, एयरलाइंस मेहनती नहीं हैं, ख़राब तरीके से काम करती हैं, उनको लाभ देने की कोशिश है। अब ये देखिए, ये राइटअप कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब उनका तर्क क्या है ये आप ब्लूमबर्ग वालों से पूछ लें। उसके बाद फिर वो कहता है कि जो देयर इज़ अ स्टेट्स एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कि आपने बहुत समय से बहुत सारे गवर्नमेंट रन बैंक्स बेचने की कोशिश की, लाइफ इंश्योरर, लार्ज ऑयल रिफाइनरी, एयर इंडिया, नेशनल कैरियर, ये सब आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। अब इसके साथ साथ एक और राइटअप है कि सरकार का ये मानना है कि जब वो इन चीज़ों को किराए के लिए उपलब्ध कराएगी प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो सरकार को धन देगा, सरकार को धन की प्राप्ति होगी और उस प्राप्ति से वो जन कल्याण की योजनाओं को लागू करेंगे। और सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है, तो सरकार ये बिजनेसमैन को दे देगी कि आप किराए पे ले लीजिए और आप चलाइए। तो बिजनेसमैन का तजुर्बा क्या रहा है, बिजनेसमैन जो हैं उनका इतिहास क्या रहा है। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक रिपोर्ट है जो कि मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया इंक, यानी कि जो अपना हमारा बिजनेस सेक्टर है देश का, वो ऑल टाइम लो पर है। मतलब जितनी कैपेसिटी उनके पास ऑलरेडी है वो उसको भी अपनी ही कैपेसिटी को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर 2010 के मुकाबले पिछले 11 साल में आज की रेट में सबसे ज़्यादा कम है। अब आप देख रहे हैं जो उनके पास है वो उसी को पूरी तरीके से प्रयोग में नहीं ला रहे हैं या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को, तो और आपका कैसे करेंगे? अपना ही जब वो नहीं कर पा रहे हैं, आपका कैसे करेंगे? देखिए ये राइटअप क्या कहता है, मैं आपको बता दूं। वो कहते हैं कि इंडिया इंक्स एसेट टर्नओवर रेशियो ड्रॉप टू अ न्यू लो ऑफ अराउंड 70% इन फाइनेंशियल ईयर 2021, इंडिकेटिंग अ फर्दर डिक्लाइन इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी जो उनकी कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन और भी कम हो गया है। This raises questions on the company's ability to kickstart a fresh round of capacity expansion, कि वो expand कैसे करेंगे जब अपना जो है उसी को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर एक एक्सपर्ट को इन्होंने कोट किया है जो कहते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड द लेटेस्ट रेशियो सजेस्ट companies in most sectors are sitting on a lot of spare capacity which gives them little incentive or capacity for a capacity expansion और न्यू प्रोजेक्ट्स, यानी कि वो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स है वो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं। फिर वो ये भी कहता है इस आर्टिकल में कि अकॉर्डिंग टू हिम कंपनीज गो फॉर कैपेक्स ओनली व्हेन द एसेट टर्नओवर रेशियो इज अप्रोचेस 100%। आज की रेट में वो 70% है। तो पहले अपना तो इस्तेमाल कर लो, उसके बाद ये सरकारी संपत्ति को आप चलाने की सोचेंगे। और किस तरीके से आप चलाएंगे जब आप अपना ही ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सरकार का कैसे चलाएंगे या देश की संपत्ति कैसे चलाएंगे? तो ये सब कुछ सवाल हैं जो कि उठाए जा रहे हैं।
एक्सपर्ट्स दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सरकार की तरफ से भी बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं, लेकिन ये जो 2 दलीलें दी जा रही हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए हम अपने सब कार्यक्रमों में अपने दर्शकों को ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं, बहुत ज़रूरी मुद्दा है, लेकिन राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के एक्सपर्ट्स की राय जान के अपना मत बनाइएगा। ज़रूरी मुद्दा है। राजनीति में बेच दे या नहीं बेचे और उन्होंने क्या किया वो क्या किया, इसमें उलझा देते हैं नेता। असली खबर यहां है कि आप जो बिजनेस सेक्टर है उससे पूछें कि आप अपनी कैपेसिटी तो इस्तेमाल कर नहीं रहे ढंग से, तो ये आप लेकर के कैसे इस्तेमाल करेंगे? या क्या सरकार बहुत ज़्यादा होपफुल, बहुत ज़्यादा उम्मीद से है कि हमारा ये सब जो है वो किराए पे चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये योजना ही बन के रह जाए, या औने पौने जो हैं वो सरकार प्रयास करे बेचने की कि कुछ धन संचय हो जाए। सोचिएगा ज़रूर, बहुत गंभीर मसला है। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।